Welcome to my show. Thank you and welcome to you also to Shimla, to Himachal Pradesh. Thank you, sir. 30-40 साल पहले जब पटना के गांधी मैदान के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे तो क्या सोचा था इस मुकाम तक पहुंचेंगे? नहीं, कभी इस तरीके से नहीं सोचा था और मेरी आदत भी अपने बारे में सोचने की कम रहती है। जो जिम्मेवारी मिलती थी या जिस तरीके का वातावरण मिलता था उसमें मैं ढल जाता था, तो इसलिए अपने बारे में कोई सोचा नहीं था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं कि एक जीवन के प्रवाह में आगे चलते चलते राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। फिर राजनीतिक क्षेत्र में कई जिम्मेवारियां निभाने का मौका मिला पार्टी के अंदर, और फिर ये भी जिम्मेवारी मुझे मिली और मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी इसमें बेस्ट कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँ। मैंने सुना कहीं कि माँ ने मना किया था पॉलिटिक्स में मत जाओ। हाँ, वो हर माँ चाहती है कि पॉलिटिक्स को लोग रिस्क टेकिंग देखते हैं, इसमें भविष्य है क्या है, और अच्छे शिक्षा दीक्षा देने के बाद माताओं को ये लगता ही है कि कोई वाइट कॉलर जॉब ढूंढे, कोई सिक्योर्ड जॉब में जाए, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे। इस तरीके का उनका मन ज़रूर था, लेकिन वो बहुत समझदार भी थी और बहुत उनके पढ़ाई में बहुत रुचि थी। तो जब हमने उनको कन्विंस किया तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप जा सकते हैं आपको। तो और हमारे पिताजी इस तरीके से थे कि वो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स को वजन देते थे और तर्क को सुन करके वो हमेशा गो हेड कहते थे। तो जीवन में बहुत से काम मैंने किए जिसमें उनका हमेशा हमको सपोर्ट मिला। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देखें, अब कोई अपने पिता कभी भी किसी को गंगा क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता होगा, लेकिन उन्होंने अपने सामने ही मुझे कहा कि जाओ, कर सकते हो तो करो। अच्छा। हाँ, और मैंने क्रॉस किया? हाँ, मैं पटना में मैंने 6 बार गंगा क्रॉस की, 6 टाइम्स। तो और वो दूरबीन से मुझे देखते रहते थे। अच्छा। क्योंकि गंगा का पार्ट बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर तो वो दूरबीन से देखते रहते थे, बाइनोकुलर से। लेकिन हमारी माताजी बहुत घबराती थी कि क्या कर दिया आपने, लेकिन ही सेड नहीं, ठीक है, जा रहे हैं। हम लोग का एक ग्रुप होता था 12-15 लोगों का, उसमें एक व्यक्ति ट्रक का ट्यूब लेके चलता था ताकि किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो वो उसका उपयोग कर ले, क्योंकि लंबा गंगा की पार्ट बड़ी चौड़ी है वहाँ। मतलब बहुत ढंग से आप कर रहे हैं और स्ट्रीम में अपने आप को ठीक से लेकर के चलें तो 45 मिनट्स में हम कर पाते हैं, लेकिन अक्सर स्ट्रीम में लोग बह जाते हैं और स्ट्रीम ले जाती है, बहुत करंट बहुत है, पता नहीं चलता। तो कई बार वो 1 घंटा 5 मिनट हो जाता है, कभी वो 1 घंटा 10 मिनट हो जाता है, कभी 1 घंटा 20 मिनट भी हो जाता है। तो अब ये बातें ऐसी है जैसे पायलट बोलता है ना कि विंड टेल एंड का है, विंड इस तरीके का है, तो वैसे स्ट्रीम भी उस तरीके का होता है। तो तैरने में भी एक बार जब आप तैरते हो तो कम समय लगता है, एक बार आप तैरते हो तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो दिल्ली में बैठ के शिमला पटना मिस नहीं करते? निश्चित रूप से पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं पुराने दोस्तों से मिलता भी हूँ, और जब मैं पटना जाता हूँ तो उन जगहों को भी याद करता हूँ। कॉलेज भी ज़रूर चक्कर लगा लेता हूँ, पुराने दोस्तों के साथ बैठ भी लेता हूँ, और स्कूल भी चला जाता हूँ, स्कूल भी गया हूँ। पुराने स्कूल? हाँ, पुराने स्कूल में, कॉलेज में भी जाता हूँ। और शिमला में अपना ठाकुर स्वीट्स और कॉफी शॉप मैंने पढ़ा कि हाँ, मैं यहाँ आया था तो मेरे राजनीतिक जीवन कहिए या सार्वजनिक जीवन कहिए या छात्र जीवन कहिए, स्टूडेंट एक्टिविज्म मैंने यहाँ सीखा, वहाँ हमने समझा, यहाँ हमने उसको एक्टिवेट किया और हम एक्टिविस्ट के रूप में आए। तो जब हम एक्टिविस्ट के रूप में आए तो ये बहुत ही आप मैं चाहूँगा कि कभी आप इस यूनिवर्सिटी को देखिए, बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छे वातावरण में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, और ये कैंपस यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ एक परिवार के रूप में लोग रहते हैं, कोई 4-5 हज़ार लोगों का आना जाना होता रहता है और वो परिवार के तरह रहते हैं। डे स्कॉलर्स कम हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वो 9 बजे के आसपास आते हैं, 2 या 3 बजे के आसपास चले जाते हैं, लेकिन जो कैंपस में रहते हैं उनका एक परिवार सा डेवलप हो जाता है। तो उसमें वहाँ कुछ हमारी शॉप्स भी है रही, पंडित जी का
चाय की दुकान, ठाकुर ढाबा, तो ये सब बड़े हमारे जानकार लोग थे, तो इनसे पारिवारिक संबंध बन गया। और जब मैं गया था अभी कई सालों बाद, तो मैं इन सबसे मिल के भी आया था। ठाकुर साहब जो थे वो बुजुर्ग हो गए थे, तो मैंने फोन करके उनको कहा कि आप आ जाइएगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो आए थे। तो मैं भी गया था 2-3 साल पहले, शशि ले गया था मुझे जी, कोई फंक्शन था यूनिवर्सिटी में था ये जो है। अमित शाह ने कहा है कि गुजरात मोदी जी की जन्मभूमि, कर्म भूमि हिमाचल रही है जी। तो क्या लगता है? देखिए, मोदी जी जब महामंत्री बने तो उनको पहला असाइनमेंट जो उन्होंने लिया वो हिमाचल, नॉर्थ इंडिया का था। और नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सभी स्टेट्स उसमें जुड़े हुए थे। और चंडीगढ़ उनका सेंटर था, चंडीगढ़ से वो घूमते थे। और मोदी जी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के आदी शुरू से रहे हैं, तो उन्होंने राउंड लगाना शुरू किया और प्रवास को आगे बढ़ाया। तो वो प्रवास करते करते उन्होंने संगठन को खड़ा किया। बहुत कम समय में उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक आवाज़ दे दी। बहुत कम समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। तो काफी इंटरेक्शन रहता होगा उस समय, मोदी जी से मिलना रहता होगा? मैं उस समय विपक्ष का नेता था। और वैसे मोदी जी के साथ मेरा संपर्क इस प्रकार से रहा कि जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो दिल्ली में था, और उस समय वो राष्ट्रीय मंत्री और बाद में राष्ट्रीय महामंत्री तुरंत बन गए थे, तो वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में वहाँ कार्य करते थे। यूथ में उनका बहुत इंटरेस्ट था, तो युवा मोर्चा की एक्टिविटीज़ को वो बहुत गाइड करते थे। तो वहाँ से मेरा उनका परिचय और काम करने का मौका मिला। लेकिन तुरंत बाद उसके मैं चला आया यहाँ मैं चुनाव लड़ा, विपक्ष का नेता बन गया। जब मैं विपक्ष का नेता बना तो वो मेरे प्रभारी बन करके आ गए, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एक सरकार भी उसमें गिरी थी, बनी थी, फिर आप लोगों ने बनाई थी। उनके नेतृत्व में हम पंजाब में भी सरकार में आए थे, उनके नेतृत्व में हम हिमाचल में भी सरकार में आए, उनके नेतृत्व में हम हरियाणा में भी सरकार में आए उस समय। जी। मोदी जी की शख्सियत देश के, पार्टी ही नहीं, देश की एक शख्सियत, सबसे ऊंची शख्सियत बने हैं। और मोदी जी दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रचे बसे और उसके वो एक सिपाही हैं। तो अब चुनाव कोई भी हो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनका उस काम में लगना स्वाभाविक है। और आपको पता है कि प्रशासन में भी जितनी रुचि लेते हैं उतनी ही रुचि वो संगठन में भी लेते हैं। पहले कहते थे प्रचारक से नरेंद्र मोदी, प्रचारक से प्रधानमंत्री जी। अब कहते हैं प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये नया अवतार उनका पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं उनका जो एडिशनल ये? नहीं, देखिए, वो आध्यात्मिक रुचि उनकी तो शुरू से थी। वो तो घर छोड़ करके अध्यात्म के उस यात्रा में बहुत कम लोगों को पता है, और वो बोलते भी अपने से इन विषयों के बारे में कम है। लेकिन जो जानकारियां मिलती हैं वो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर के कई धाम और कई गुरुओं के संसर्ग में रहे। फिर कोई गुरु जी ने उनको ये बताया कि तुम संन्यास लेने के लिए नहीं हो, बल्कि तुम समाज को परिवर्तन करने के लिए अपने आप को लगाओ और समाज में काम करो, और वही तुम्हारे लिए तपस्या है। ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो वो वापस आकर के उन्होंने, वो बाद में प्रचारक बन गए, और प्रचारक बन करके उन्होंने काम किया। फिर उनको राजनीतिक क्षेत्र मिला, फिर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाया, और तीव्र गति से वो बढ़ाते चले गए। उसको वो तीव्र गति से आगे ले गए उस राजनीतिक दृष्टि से। जहाँ तक, इसलिए अध्यात्मवाद तो उनमें बसा हुआ है। आज जब वो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्ष को भी वो मजबूती से रखने का प्रयास करते हैं। और क्या हुआ कि इस देश में सेक्युलरिज्म की गलत धारणाएं का मतलब ये बन गया कि सरकार, हमारी संस्कृति की रक्षा करना ये सरकार का काम नहीं है। और ऐसा है नहीं, संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा काम है।
और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो जो भी हमारी धरोहर है उसकी वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हों, वहाँ की व्यवस्थाएं उचित हों, उनको आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों में उनका विशेष रुचि रहती है। तो शायद उसको लोगों ने धर्मगुरु के रूप में देखा होगा या, लेकिन वो राजनीति में भी रहते हुए एक तपस्वी के रूप में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2024 के मद्देनजर आप 144 सीटों पे फोकस कर रहे हैं, जहां कभी जीते नहीं। उसको हमने बढ़ा दिया है और कुछ और सीटें भी हमने जोड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र की अब सरकार हमारी बन गई और वहाँ पर की योजना को हमको उसमें जोड़ना है। कुछ और स्टेट्स में भी हमको लगा कि और हमको अच्छा से करना होता है, करते हैं। पार्टी को सुना टीम्स को बना के नया एक्सपांड कर रहे हैं आप जी, क्योंकि ऐसा मानना है कि इट इज नेसेसरी टू एक्सपांड ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन इन पावर एंड टू स्ट्रेंथन द ग्रोथ नॉट टू ऑफ द रिटेन, पार्टी, टू मेक मोर पावरफुल, टू मेक मोर पावर, मोर स्टेबल। तो उसमें क्या कुछ कब तक? देखिए, कुछ जहां हम जिन सीटों पर हम बहुत नजदीक पर छूट गए उनको हमने फोकस किया है। जिन सीटों पर हमको पोटेंशियल दिखता है लेकिन वहां मेहनत नहीं हुई क्योंकि हमारा पार्टी काडर नहीं था, उनको हमने फोकस किया है। कुछ स्टेट्स जहां पर हम फोकस नहीं कर पाए उनको हमने उसमें जोड़ा है। तो ऐसे कोई कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 155 तक जाएगा, 144 से 155 तक जाएगा। ये सीट्स हमने अलॉकेट की हैं। ऐसी हमने 2019 के चुनाव से पहले 2017 में अमित शाह जी ने की थी। ये शुरू उन्होंने किया था, हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था और मेरे को वेस्ट बंगाल की, नॉर्थ बंगाल की 6 सीटें दी गई थी और मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो जीत ली। तो ये जो आप एक्सपांड कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ा रहे हैं जी, वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं, टीम बढ़ा रहे हैं जी। अभी तक ये ब्रॉडली काम आरएसएस के लेवल पे होता था, तो दोनों साथ साथ चलेंगे बढ़ाने के एक्सपांशन? नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ वो बढ़ते हैं और उस काम को करते हैं। हम राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए, ओरिएंटेशन ही दोनों का डिफरेंट है। आइडियोलॉजिकली एक हो सकता है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो हम अपने ओरिएंटेशन में लोगों को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपसे बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम तो इंटरेक्ट करते हैं, हम तो इंटरव्यू नहीं करते कुछ ऐसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।